हम अगर इदारा छोड़ रहे होते हैं, हमें अपनी वो सैलरी चाहिए, तो क्या नोटिस पीरियड करना ये ज़रूरी है? इसके बगैर अगर वो कहते हैं कि जी हम नोटिस पीरियड पूरा नहीं करेंगे, मैं 1 मार्च जी को जी नोटिस दे रहा हूँ, जी जी। तो मुझे 1 महीने का नोटिस पीरियड पूरा करना ही करना है, ये लीगली हम बाउंड है एक एम्प्लॉय? जो आपने सिचुएशन का जिक्र किया है वो आमतौर पे एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत एक काम कर रहे हैं। असूली तौर पे 1 मंथ नोटिस जो है एक रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखा जाता है। अगर कोई वर्बल कॉन्ट्रैक्ट है तो फिर रिक्वायरमेंट नहीं होती, क्योंकि टर्म्स एंड कंडीशंस वहाँ पर वाजिया नहीं की जाती हैं, लिखी नहीं होती। मगर आमतौर पे प्राइवेट सेक्टर के अंदर एक रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट मौजूद होता है जिसमें आपकी एक बेसिक सैलरी, आपको क्या बेनिफिट्स दिए गए हैं, आपके वर्किंग आवर्स क्या हैं, आपको छुट्टियां जो हैं वो नॉर्मली कितनी दी जा रही हैं, ये सारी जिक्र किया जाता है। और वहाँ पर ये 1 मंथ नोटिस या 1 मंथ सैलरी का जो है कंडीशन रखी जाती है। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत कोई भी बालिग शख्स अगर कोई एक जायज़ कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो उसके ऊपर ज़िम्मेदारी है कि वो उसकी उन शराइत को पूरा करेगा। तो 1 मंथ का जो नोटिस है वो दोनों तरफ से लाजमी होता है। अगर एम्प्लॉई है तो उसने 30 डेज़, 1 मंथ की जगह 30 डेज़ एक बेटर टर्म है कि उससे 30 दिन पहले जो है वो अपने जो एम्प्लॉयर है उसको बताना है कि जी कि मैं इस दिन से आपके पास नहीं काम करूँगा ना। तो वो अगर हम 1 मंथ कहेंगे तो फिर थोड़ी कन्फ्यूजन आ जाती है कि अगर मैं बीच में अगर छोड़ना चाह रहा हूँ तो क्या है। मिसाल के तौर पर अगर वो 10 तारीख को छोड़ना है तो उसको अगले महीने की 10 तारीख तक का उसको एडवांस नोटिस देना पड़ेगा। और अगर वो इमीडिएट छोड़ना चाहता है तो आमतौर पर उसी कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है कि 1 मंथ सैलरी इन ल्यू ऑफ अर्ली लीविंग जो है वो देनी पड़ेगी। तो ये दोनों तरफ से रिक्वायरमेंट होती है और ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत जो है वो लाजिम है दोनों पार्टीज़ के ऊपर। अगर कोई इसको फॉलो नहीं करता तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत जो है सिविल कोर्ट के अंदर दावा करके वो रिकवरी की जा सकती है। अच्छा, बिलफर्ज हमने नोटिस पीरियड पूरा भी किया, फिर भी इदारा सैलरी नहीं दे रहा, तो वो सिविल कोर्ट में जी जाएगी। बिल्कुल, जी बिल्कुल। अच्छा, उसके लिए रिक्वायर्ड प्रूफ क्या होगा? आपका कॉन्ट्रैक्ट काफ़ी है और जो आपने टर्मिनेशन, क्योंकि इसलिए कहा जाता है कि इन राइटिंग जो है वो नोटिस भी अब आप दे रहे हैं तो आप इन राइटिंग जो है वो दें रजिस्टर पोस्ट के ज़रिए। अगर आप दे रहे हैं तो नहीं तो आपकी जो ईमेल कॉरेस्पॉन्डेंस है वो भी सफिशेंट प्रूफ होता है कि आपने इन टाइम जो है दूसरी एम्प्लॉयर को जो है बता दिया है। अब एम्प्लॉयर अगर वो आपकी सैलरी रोकता है और उसके अलावा भी आपकी प्रीवियस कोई सैलरीज या बेनिफिट्स, क्योंकि सैलरीज के अलावा बेनिफिट्स भी होते हैं आपके, जो ग्रेजुटी है कोई और कोई अगर कोई स्कीम का पार्ट थी आपकी ऑर्गेनाइजेशन, तो कुछ बेनिफिट्स भी आपके बने हो सकते हैं। हो सकता है आपको ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी के तहत लीव इनकैशमेंट मिले कि आपने लीव्स अवेल नहीं की थी जो आपको अलाउ थी और उसके तहत इनकैशमेंट की पॉलिसी उस ऑर्गेनाइजेशन की थी, तो आप वो भी क्लेम कर सकते हैं। तो इन तमाम मामलात के लिए आपको सिविल कोर्ट के अंदर जो है वो दावा करना पड़ता है, सूट फॉर रिकवरी। और उसमें ऐसी सूरत में आप डैमेजेस भी क्लेम कर सकते हैं जी कि मेरा जो है नुकसान मिसाल के तौर पे हुआ है या मेरे जो एक्सपेंसेस हुए हैं, आप लॉयर ऑब्वियसली इंगेज करेंगे, उसकी फ़ीसेज़ हैं, कोर्ट के एक्सपेंसेस हैं, तो आप डैमेजेस भी उसके साथ क्लेम कर सकते हैं। अगर आप समझते हैं कि कोई आपको मेंटल एगनी है, कोई ट्रॉमा आया है उसकी वजह से, तो आप वो जो है इमोशनल अब्यूज़ समझते हैं, मेंटल टॉर्चर समझते हैं, तो आप वो भी एक पॉसिबिलिटी होती है क्लेम कर सकते हैं अच्छा, ऐसे शायद डैमेजेस somehow में। कानूनी तौर पे आपने इसका जवाब दे ही दिया, लेकिन एक आम आदमी की समझने के लिए 2 सवाल और। जी जी बिलफर्ज मैं बोलता हूँ मेरी सैलरी ₹1,00,000 है, जी जी मैं 25-30 हज़ार 50 हज़ार या लाख का वकील कर लूंगा, जी जी तो छोड़ो यार, दफा करो, सैलरी छोड़ देते हैं। बिल्कुल सही। आप मुझे बताइएगा बिलफर्ज में केस या क्लेम जीत जाता हूँ तो वकील की फीस या बाकी जो होंगे वो सब भी उस पर पार्ट पार्ट में आपको जाएंगे? ये क्लेम करने चाहिए ना, जो आप जब क्लेम करेंगे मिसाल के तौर पर जैसे आपका जी 1 लाख रुपए आपकी सैलरी थी और वकील ने आपसे 50,000 रुपये मांगे, उसे कहा जी कोर्ट एक्सपेंसेस हैं, कोर्ट फीस लगेगा इसके ऊपर, बाकी मामला आते हैं उसके लिए मुझे 20,000 चाहिए, बाकी आपके आने जाने के लगे और आपका टोटल खर्चा जो है वो 75-80 हज़ार रुपया जो है वो आपका उस केस के ऊपर ही हो गया। तो आप ये अपने सूट के साथ जो है Mention रिकवरी के साथ डैमेजेस जो है वो क्लेम करेंगे कि जी ये मेरे एक्सपेंसेस जो हैं वो रिकवरी के ऊपर हो रहे हैं, तो आपका दावा जो है वो सुली तौर पे 1,80,000 का होगा, ना कि 1 लाख का। और उस सूरत में वो अगर मैं जी केस जीतता हूँ या जो भी जी होता है बिल्कुल मुद्दई जीतता है, जी। तो वो कोर्ट डैमेजेस भी आपको अवार्ड मिलेंगे। जी कोर्ट अवार्ड करती अच्छा, है एक ऐसे चीज़ मामला और, में। बिलफर्ड रिटर्न फॉर्म में नहीं दिया मैंने रेजिग्नेशन, जी जी या जो कंपनीज की अपनी अपनी ईमेल्स भी बन जाती है ना जी जी कि फलाना उनकी अपने नाम से ईमेल्स जी होती जी है, उसके जरिए नहीं किया, मैंने व्हाट्सएप पर रिजाइन कर दिया, तो वो लीगली कवर होगा या नहीं? जी बिल्कुल का जजमेंट्स इसके ऊपर जो इलेक्ट्रॉनिक मींस ऑफ एविडेंस हैं उसके तहत आप कोर्ट्स
ज़्यादा एक्सेप्ट कर रही हैं ऐसी चीज़ों को भी व्हाट्सएप के ज़रिए, या ईमेल भी और व्हाट्सएप भी जो है वो मोर लेस मॉडर्न फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशंस हैं। उसके तहत अगर आप ये क्या सबूत देते हैं, एसएमएस भी जो है वो इसी में आता है, तो कोर्ट से कंसिडर करती हैं कि वैलिड कम्युनिकेशन हो गई थी। मगर सजेस्ट मैं यही करूँगा कि अगर आप अपने प्राइवेट ईमेल से जो है ये कर दें, क्योंकि ईमेल के ऊपर आप जब उसका प्रिंट आउट लेते हैं तो उसके ऊपर टाइम डेट जो है वो ज़्यादा वाज़ेह आता है। एसएमएस के ऊपर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, या जो व्हाट्सएप है उसके ऊपर जो है उसकी हिस्ट्री लेना और साबित करना वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। तो बेहतर यही है कि आप ईमेल अपने प्राइवेट ईमेल के ज़रिए कर दें। ज़रूरी तो नहीं है कि आप अपने जो ऑफिशियल ईमेल है, क्योंकि वो बंद हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा, आपके पास एक्सेस नहीं रहेगी। तो आप अपने प्राइवेट ईमेल से वो जो कुछ भी हो सकता है उसके ज़रिए आप वो कम्युनिकेट करें, और उसका प्रिंट आउट आप एज अ वैलिड एविडेंस जो है अदालत में इस्तेमाल कर सकते हैं। सही है सर, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।